यहाँ देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। बताइए यहाँ पे हाइपर कंजूशन होगा या नहीं होगा? होगा। ओके, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के वजह से, हाइपर कंजुगेशन की वजह से यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है? पाई बॉन्ड बना है, राइट। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में यहाँ पे एक्चुअल में इसका क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका क्या पार्टिसिपेट कर रहा है? तो ये क्वेश्चन आईआईटी का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पूछा हुआ है, और आईआईटी का ऑब्जेक्टिव में था कि इन हाइपर कंजुगेशन, आप देखिए क्वेश्चन बैंक जब फॉलो कीजिएगा तो मिल जाएगा। इन हाइपर कंजुगेशन ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन, पहला ऑप्शन पाई और वाइटल, पाई और वाइटल। पाई और वाइटल बोलते हैं प्योर प्योर वाइटल को। किसको बोलेंगे? हाइब्रिड और वाइटल को, या प्योर और वाइटल को? हाइब्रिड और वाइटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है, यस। सेकेंड ऑप्शन है सिग्मा और वाइटल, सिग्मा और वाइटल। थर्ड ऑप्शन है सिग्मा और वाइटल, पाई और वाइटल। लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। इन तीनों से सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या रहना चाहिए? ऑप्शन सी। हाइपर कंजन में किसके बीच में कंजक्शन होना चाहिए? सिग्मा और पाई, राइट। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन शुड बी व्हाट? सी। यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में इसका जब मॉलिक्यूलर और वाइटल, ये ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। ये ऑलरेडी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी बहुत पहले पूछा जा चुका है, कोई नया बात आपके लिए नहीं है अब। क्योंकि हाइपर कंजन के पहला लाइन डिफिनेशन में ये था कि हाइपर कंजन में इफेक्ट का ट्रांसफर ड्यू टू ओवरलैपिंग बिटवीन व्हाट? ड्यू टू कंजुगेशन ऑफ सिग्मा और वाइटल। किसका सिग्मा? वो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, सिग्मा एंड पाई, यस। तो हाइपर कंजन sp3 कार्बन का CS सिग्मा और 4 के साथ करता है, अल्कीन, अल्काइन, कार्बोक्टाइन, फ्री रेडिकल। एग्री? इसी को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए तो मेरा रिप्रेजेंटेशन सही है इस बॉन्ड का यहाँ पे, राइट। तो एक्चुअल में डेप्थ में देखिएगा, यहाँ देखिए, तो ये जो मेरा ऑर्बिटल है, ये तो कार्बोकटायन, अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किया? कार्बोकटायन को। तो कार्बोकटायन का जो ऑर्बिटल था वो हाइब्रिड ऑर्बिटल था या प्योर ऑर्बिटल था? और यहाँ पे कौन सा था? sp3 ऑर्बिटल, मतलब सिग्मा ऑर्बिटल। तो ये मेरा है सिग्मा ऑर्बिटल। ओके स्टूडेंट, सब लोग सुन पा रहे हैं? और ये कौन सा ऑर्बिटल है? पाई ऑर्बिटल। तो एक्चुअल में दिखाने का तरीका ऐसे होता है, नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम लोग दिखाते ऐसे हैं, बट डेप्थ में एक्चुअली होता है कि ए ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होता है। इस ओवरलैपिंग से यहाँ पे क्या डेवलप होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड, कंप्लीट पाई बॉन्ड या पार्शियल पाई बॉन्ड। जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जब ड्रॉ करेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, तो क्या कंप्लीट पाई बॉन्ड बनता है या पार्शियल पाई बॉन्ड? इसका मतलब कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा ओवरलैपिंग हो रहा है। और दिस ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन सिग्मा ऑर्बिटल एंड पाई ऑर्बिटल। एग्री? तो नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे एक लाइन, इन हाइपर कंजुगेशन देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन, इन हाइपर कंजुगेशन देयर इज ओवरलैप। शुभांकर वीडियो सही है? ब्लर ब्लर है क्या? हाँ, ब्लर। मेरा नेटवर्क देखिए तो मेरा रेड दिखा रहा है क्या?
अभी जस्ट क्लास लेके निकला हूँ तो ठीक ही था। एनीवे लिख लीजिए, सुन तो पा रहे हैं। हाइपर कंजन अकर्स ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल एंड पाई ऑर्बिटल। हाइपर कंजुगेशन अकर्स ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल एंड पाई ऑर्बिटल। हेलो, देखिए नज़र आ रहा है। चलिए यहाँ देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट में जब आगे का क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा कि किसी भी स्फीयर पे, यहाँ ध्यान सुनिए, किसी भी स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है स्टूडेंट, सुन पा रहे हैं? हाँ ना, थोड़ा बोलते रहिएगा। और या निगेटिव चार्ज हो, आगे पढ़ाएंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होता है, बाद में डिराइव करके बता भी देंगे, ठीक है। क्या रहता है? Q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एग्री? तो अगर इस पे Q अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो या यहाँ पे Q अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज हो, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव रहेगा या दोनों केस में पॉजिटिव ही रहेगा? तो सर Q का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। इसका मतलब है कि किसी भी स्फीयर पे, जस्ट अभी के लिए बस इतना जानिए क्यों होता है, कैसे होता है, बाद में इसमें इसके अंदर बहुत स्टोरी है। अभी उतना सिर्फ हम लोग को केमिस्ट्री में नहीं चाहिए, हम लोग को केमिस्ट्री में थोड़ा सा चाहिए। तो किसी भी स्फीयर पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, उसका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये रहता है, करेक्ट? इफ R इज कीपिंग कांस्टेंट, R को कांस्टेंट रखते हुए अगर अमाउंट ऑफ चार्ज को ज़्यादा करते हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट को ज़्यादा कीजिए या निगेटिव चार्ज को, अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीजेज। अमाउंट ऑफ चार्ज का मतलब उसका मैग्नीट्यूड से है, राइट? -2 कूलम से -3 कूलम कर दिया, मतलब इसका अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं, +2 कूलम से +3 कूलम कर दिया, मतलब अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है, राइट? अमाउंट ऑफ चार्ज increases, what about potential energy according to this formula? Yes, इसका मतलब सर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, एग्री? ओके। कोई भी एटम जस्ट लाइक ए स्फीयर, एग्री? कोई भी मेरा कार्बन एज एटम लेंगे तो जस्ट बिहेव लाइक, आप लोग थोड़ा हाँ ना बोलते रहिएगा, इसे क्लास लेने में थोड़ा लगता है कि हाँ बच्चे हैं कुछ क्लास में। ओके, तो कोई भी एटम, कार्बन एज एटम को जस्ट बिहेव लाइक अ स्फीयर, एग्री? तो एनर्जी इंक्रीजेज, व्हाट अबाउट स्टेबिलिटी स्टूडेंट? एनर्जी ज़्यादा तो नेचर का रूल क्या है? स्टेबिलिटी कम, राइट? इसका मतलब फॉर बेटर स्टेबिलिटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक मिनट रुकना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फॉर बेटर स्टेबिलिटी कोई भी एटम अपने ऊपर
अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज करना चाहेगा या डिक्रीज करना चाहेगा? डिक्रीज करना चाहेगा। चाहे अगर पॉजिटिव चार्ज है, एक मिनट, अगर एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा। कम करना चाहेगा। Yes, sir. किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को कम करना चाहेगा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, राइट? Yes, sir. इसमें केमिस्ट्री में थोड़ा फिजिक्स का तड़का लगा दे रहे हैं ताकि समझ में ज़्यादा आ जाए। और अगर एटम पे नेगेटिव चार्ज है देन भी कम करना चाहेगा। कैसे कम होगा वो नहीं पूछ रहे हैं, वो तो मैं बताऊंगा ही अभी। वो आप लोग सही समझे कि कम कर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, बट एक्चुअली किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो अपना नेगेटिव चार्ज भी कम करना चाहेगा। इट मीन्स व्हाट? एनी चार्ज पार्टिकल फॉर बेटर स्टेबिलिटी इट वांट्स टू रिड्यूस इट्स ओन चार्ज। एग्री? Yes, sir. यानी इसका मतलब है कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर बेटर स्टेबिलिटी अपना अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा करना चाहेगा या कम करना चाहेगा? करना यहाँ तक पहले आइए, कम करना चाहेगा। यहाँ तक सीख लिए शुभांकर? ठीक है। सेकेंड बात, अगर वो चार्ज पार्टिकल कटायन है तो अपना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम करना चाहेगा, राइट? Yes, sir. तो पॉजिटिव चार्ज कम कैसे होगा? Negative charge बढ़ाकर। इसका मतलब सर उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, राइट? Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन देने या लेने का प्रोसेस को तो नाम दिए हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, राइट? इसी में से कोई एक इफेक्ट से हम लोग काम करेंगे। ओके, इसका मतलब है कि अगर मेरा वो चार्ज पार्टिकल कटायन है तो बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन उसका स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। एग्री? Yes, sir. कोई पूछा कैसे? इसका मतलब किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, इसको कम से कम 10 बार बोलूँगा अभी, किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उसका अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो उसका एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, नहीं? Yes, sir. लेकिन अगर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और उससे और इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, देन Stability कम होगा। तो सर ऑलरेडी वो कटायन था, उससे और इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, राइट? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे तो प्रोसेस में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा क्या? पॉजिटिव चार्ज तो रहता है कहाँ पे? प्रोटॉन तो रहता है अंदर में, तो पॉजिटिव चार्ज कम या ज़्यादा उसके लिए हुई रिस्पॉन्सिबल? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। Yes, sir. सारा गेम तो इलेक्ट्रॉन का ही रहेगा। तो एक्चुअल में किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप मिल जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। एग्री? Yes, sir. और उसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उससे कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप लग जाए तो उसके और स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। ये दो बात समझ में आया? Yes, sir. ओके। अब नेक्स्ट, अगर मेरा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है देन व्हाट? अगर मेरा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो वहाँ पे कैसा ग्रुप लगाएं उससे जो उससे इलेक्ट्रॉन ले? Yes, sir. वेरी गुड। एक्सेप्टर अगर लगा देंगे तो वहाँ पे निगेटिव चार्ज का अमाउंट कम करेगा और निगेटिव चार्ज का अमाउंट कम करेगा तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। करेक्ट? Yes, sir. और किसी भी चार्ज पार्टिकल पे निगेटिव चार्ज है और ऑलरेडी उस पर निगेटिव है और डोनर लगा दिए तो उस पर निगेटिव चार्ज का अमाउंट कम हो रहा है और ज़्यादा कर दिए? ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम। कम हो जाएगा। एग्री? तो इस बात को समझने के लिए मुझे इस फार्मूला का हेल्प लेना था। समझे कि मैंने ये क्यों दिखाया? बस मुझे वो बात को समझाना था, राइट? यहाँ तक लिख लिए? Yes, sir. अब लिखिए पॉइंट बनाकर, एनी चार्ज पार्टिकल फॉर बेटर स्टेबिलिटी wants to reduce its own charge. Any charge particle for better stability wants to reduce its own charge. तो मान लेते हैं कि मेरा चार्ज पार्टिकल है कटायन, ठीक है स्टूडेंट? कार्बो कटायन ही कर लेते हैं, कार्बन पे कटायन है, राइट? मान लेते हैं
और यहाँ पे कोई ग्रुप है, एक सिचुएशन ए है और एक सिचुएशन ए है, और मैंने एक ग्रुप, और ये जो एरो दिखा रहा हूँ, एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, राइट। तो Yes, ए और बी में किसमें कटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा? इस कटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। ए ग्रेटर देन बी स्टेबिलिटी ऑफ कटायन, राइट। yes, sir. इसका मतलब यहाँ पे अगर एक लाइन कार्बो कटायन के लिए अगर लिखना हो तो क्या लिखिएगा? एनी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कटायन, एग्री, Yes, sir. एंड एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कटायन। Yes, sir. लिख लीजिए नीचे, एनी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, एनी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप increases stability of carbocation and any electron withdrawing group decreases stability of carbocation. अगर निगेटिव चार्ज कार्बन पर रहेगा तो उसको पढ़ते हैं कार्बानायन। ऐसे तो अनायन पढ़ते हैं, लेकिन कार्बन पर रहेगा तो क्या पढ़ते हैं? Carbon. कार्बानायन। Which case are better situation for stability of कार्बानायन, ए और बी? B. इस केस में बी ग्रेटर देन ए, राइट। Yes, sir. Stability of कार्बानायन। Then what is the conclusion for कार्बानायन? Any electron acceptor group increases, लिख लीजिए, conclusion is that any electron withdrawing group increases the stability of कार्बानायन and any electron donor group decreases the stability of कार्बानायन, करेक्ट। Yes, sir. तो इतना सारा बात में एक ही बात तो की पॉइंट है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अपना अमाउंट ऑफ चार्ज कम करना चाहेगा, बाकी अप्लाई योर कॉमन सेंस, राइट। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. अब हम लोग कम बैक करते हैं हाइपर कंजुगेशन पे। बोलिए, हाइपर कंजुगेशन किस टाइप का नेचर है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का? इन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। Donating का. वेरी गुड। इसका मतलब है कि हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस या हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट किसी भी कार्बोकटायन को, हाइपर कंजुगेशन कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा या डीस्टेबलाइज करेगा? Destabilize करेगा. तो पहला बात तो सर, हाइपर कंजुगेशन कार्बन आयन के साथ होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी आप लोग सही बोले हैं, समटाइम्स वो डायरेक्टली नहीं होता है, बट आगे चलकर पढ़ाऊंगा। कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, ये अलग अलग चैप्टर है जिसको पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, इन सब को बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? reaction intermediate. इसका मतलब रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का, मतलब पूरे रिएक्शन का बीच का बात हो गया, ठीक है। तो उन सबको अलग से पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस किसी भी कार्बोकटायन को, हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस कार्बोकटायन के साथ तो होता है, राइट। Yes, sir. तो हाइपर कंजुगेशन से किसी भी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे? सर इंक्रीज करेंगे। वजह, हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, राइट। Yes, sir. तो नोट करके लिखिए, बाय वे ऑफ हाइपर कंजुगेशन, by hyperconsumption we can increase the stability of carbocation. देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा,
यहाँ देखिए, बोलिए स्टूडेंट, इस कार्बोकटायन के साथ हाइपर कंजन होगा या नहीं होगा? होगा सर। वेरी गुड। एंड हाउ मेनी हाइपर कंजन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन देने का पावर किसके पास रहता है? हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम के पास, राइट? यस सर। दिस कार्बोकटायन enjoying how many hyper conjugable hydrogen atom? 3. यस सर। And what about this carbocation? इसका 6। Very good. जितना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में 25 में से कम 20 क्वेश्चन का टारगेट रखिएगा, ठीक है? निराश मत कीजिएगा मुझे, बहुत मन से पढ़ा रहा हूँ आपके बैच को। एंड दिस कार्बोकटायन स्टेबलाइज बाय 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। 9। तो किस कार्बोकटायन को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है थ्रू हाइपर कंजन? सी। और सबसे कम किसको मिल रहा है? एक। अरे कितना डिग्री कार्बोकटायन? 1 डिग्री। 1 डिग्री। एक कितना, एक कम से कम तो 10 बार आया है एंट्रेंस एग्जाम में, मिनिमम 10 टाइम्स आया है, इतना आसान बात, ठीक है? एक कितना डिग्री कार्बोकटायन? 3 डिग्री। तो क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, 1 डिग्री कार्बोकटायन, 2 डिग्री कार्बोकटायन और 3 डिग्री कार्बोकटायन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का ऑर्डर। तो सबसे स्टेबल कितना डिग्री? 3 डिग्री। उसके बाद 2 डिग्री। उसके बाद 1 डिग्री। व्हाट इज द मेन सेंस बिहाइंड इट? हाइपर कंजुगेशन, राइट? यस सर। तो देखते हैं चीज़ों को कितना बढ़िया तोड़कर समझाया जा सकता है। अब एक बार आपको मेन थीम समझा दिए, उसमें थोड़ा सा कम फिजिक्स लाना पड़ा, बस 2 मिनट का काम था। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के लिए C ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? C ग्रेटर देन V ग्रेटर देन A। एग्री? इसका मतलब है कि 3 डिग्री R प्लस ग्रेटर देन, बर्नील ज्वाइन किए हुए हैं, समझ में आ रहा है? तो 3 डिग्री R प्लस 2 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री R प्लस ग्रेटर देन 1 डिग्री R प्लस। यहाँ पे सेंस भी लिख लेना है, व्हाट द मेन सेंस बिहाइंड इट, व्हाट द मेन सेंस बिहाइंड इट, दिस व्हाट द मेन सेंस बिहाइंड दिस ऑर्डर? हाइपर कंजुगेशन, नहीं? और इसमें अगर एक और लिख देते हैं डी में CH3 प्लस, तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसका रहता? डी का रहता, ग्रेटर देन CH3 प्लस। यहां तक लिखिए। इसका मतलब है कि अब तो याद रहेगा 3 डिग्री कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। मेन वजह क्या है सर? ड्यू टू हाइपर कंजूशन। एग्री? यस सर। इसका मतलब कोई और कार्बोकटायन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट? तो कोई भी पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन, ये तो ऐसे भी कॉमन सेंस की बात है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पार्टिकल क्या चाहेगा? उसको इलेक्ट्रॉन मिले। यस सर। और हाइपर कंजूशन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, करेक्ट? एक कितना डिग्री कार्बोकटायन? 2 डिग्री। एक कितना डिग्री? 2 डिग्री। 2 डिग्री, राइट? यस सर। ए और बी में विच वन आर मोर स्टेबल? ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 10 है, 10 नहीं है, यहाँ पे 4 हाइपर कंजूगेशन है, राइट? यस सर।
और यहाँ पे दिस कार्बोकेटायन स्टेबलाइज बाई 6 हाइपर कंजुगल, दिस कार्बोकेटायन स्टेबलाइज बाई ओनली 4 हाइपर कंजुगल। एग्री? यस सर। मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा कम होगा, राइट? यस सर। अभी तो जस्ट बताया था ना कि कोई भी चार्ज पार्टिकल वांट्स टू रिड्यूस इट्स ओन चार्ज, तो किसी पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम होगा, और जितना कम होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। फार्मूला तो सामने दिखा दिए थे, राइट? यस सर। इसका मतलब किसी भी कार्बोकेटायन को जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा उस कार्बोकेटायन पे कटायन अमाउंट ऑफ पॉजिटिव उतना ही कम होगा। इसका मतलब किसी भी कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करना है तो उसको उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। लेकिन वो तो आपके हाथ में है नहीं, वो तो एग्जामिनर के हाथ में है ना कि कैसा एग्जाम्पल देगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, तो दिस कार्बोकेटायन स्टेबलाइज बाई हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम 6, दिस कार्बोकेटायन स्टेबलाइज बाई हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल 4। तो ज़्यादा 6 वाला इलेक्ट्रॉन देगा या ज़्यादा 4 वाला देगा? 6 वाला। सिंपल सा लॉजिक है। तो पिछले क्लास में आप इलेक्ट्रॉन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर यूज कर। यस, पिछले क्लास में मैंने बोला था ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू अल्काइल, वो ये नहीं था, क्या था? अल्काइल था, करेक्ट। यस सर। और उसमें सबसे ज़्यादा पावर किसका था? एक। मिथाइल का। तो मिथाइल तो है ही यहाँ पे ना, यस सर। मिथाइल। और ए कितना डिग्री आर है? CH2CH3, राइट? यस सर। तो मिथाइल और ए है 1 डिग्री आर, तो ए है 1 डिग्री अल्काइल, ए है मिथाइल। मिथाइल और 1 डिग्री अल्काइल में किसका पावर ज़्यादा है? मिथाइल का। तो ये तो बोल ही रहे हैं क्यों ज़्यादा है। यस सर। तो उस बात से हम लोग अपोज कर रहे हैं, उसी बात के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। चलिए, आप लोग यहाँ पे अगर इस बात का ध्यान दे भी दिए तो इसी में मैं आगे इसी एग्जाम्पल में बढ़ा देता हूँ। बोलिए कितना डिग्री कार्बोकेटायन? 2 डिग्री। वेरी गुड। एक कितना डिग्री कार्बोकेटायन? सर ए बी सी डी ऑल आर 2 डिग्री, राइट? यहाँ देखिए, अब याद आया, ये कितना डिग्री अल्काइल? 3 डिग्री। एक कितना डिग्री अल्काइल? 2 डिग्री। एक कितना डिग्री? 1 डिग्री। आइए तो एक्सेप्शनली 1 डिग्री CH3। इन सब में सबसे ज़्यादा पावर किसका था? मिथाइल का। उसके बाद 1 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का। इसमें सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा रहेगा? दिस कार्बोकेटायन स्टेबलाइज बाई हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? देयर इज नो हाइपर कंजुगेबल। कोई भी हाइपर है क्या? कंजुगेशन में है? ऐसा तो लग रहा है कि सर 18 तो है, 18 हाइड्रोजन है, वो दिखाने के लिए। हाइपर कंज में एक भी नहीं है, राइट? किसी को डाउट होता है तो कंजुगेशन क्रॉस चेक कर लीजिए। इसका मतलब इन चारों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? सर सबसे ज़्यादा बी, उसके बाद ए ग्रेटर सी ग्रेटर डी, राइट? हटाएं? पिछले साल आप लोग का बैच कब स्टार्ट हुआ था? क्लास 11 का जून में? यहाँ ऐसा ही मुझे जहाँ, अच्छा, मोटा मोटी इसी टाइम पे। आज मैं 11th का पहला क्लास लिया, इसलिए आज मैं फ्री से क्लास कैंसिल रखा था। हालांकि मेरा रूटीन में नहीं था, उन लोग का रूटीन में भी नहीं था, बट आज पहले से अनाउंस था 15 तारीख को स्टार्ट करना है। कैंसिल नहीं होगा, पोस्टपोन्ड हुआ है। आ रहा है? देखिए अभी ये ऐसा दौर है, लेकिन आप लोग प्लीज़ देखिए, मैं तो मोटिवेट करते ही रहता हूँ,
बट आप लोग ऐसा वही मत सोचिए, 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगा। चीज़ें जब नॉर्मल होगा ना तो चीज़ों को पब्लिक करने में एक लाइन का मैसेज ही तो वेबसाइट पे लिखा रहता है। हाँ, आपके लिए प्रेफरेंस ये हो सकता है कि जैसे कैसे पहले था कि 75% क्राइटेरिया था, राइट, इंट्रेंस मतलब IIT में एडमिशन के लिए, तो वो हो सकता है कि वो वाला क्राइटेरिया आप जैसे इस बार भी उठा दिया था, तो हो सकता है कि वो नहीं रहे। बट ये सब नहीं सोचना है, आप लोग अपने धुन में जैसे तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस बार तो IIT एडवांस जो भी JEE मेन का जो क्वेश्चन था उसमें तो कहीं पे कोई मर्सी मुझे दिख नहीं रहा था, क्वेश्चन का टफनेस तो वही था, राइट। जो भी 2 JEE मेन हुआ है उसमें ये मर्सी था क्या कि कोरोना है तो थोड़ा इजी दे देते हैं, ऐसा नहीं था। इसलिए प्लीज़ इस बात को दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि देखिए सबको सब कुछ पता है। लगता है कि स्कूल के में पढ़कर लोग IIT का तैयारी या JEE मेन का करता है, या सब लोग कहीं ना कहीं से गाइडेंस ले रहा है। ये हम लोग को जब पता है तो क्या जो ऊपर बैठे हैं उनको नहीं पता है बात, कि सारे लोग कोचिंग क्लासेज वगैरह ज्वाइन करते हैं, राइट। तो सिंपल सा लॉजिक है, उनको तो और ये भी पता चल गया कि आज सब लोग घर में बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो बढ़िया तैयारी हो रहा होगा। चलिए, इन चारों में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्राइन का ऑर्डर क्या रहेगा? वेरी गुड। दिस कार्बोक्राइन स्टेबलाइज बाय हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? दिस वन 7 ना। कैसे काम चलेगा? 2 2 4 3 7, राइट। और दिस कार्बोक्राइन स्टेबलाइज बाय 5 यहाँ था, 4 या कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, एक हाइड्रोजन छुपा हुआ रहता है, नहीं यहाँ पे 5 हाइपर कंजुगेबल। यहाँ पे कितना? 3। यहाँ पे कितना? तो बी और सी में कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? सी। तो सबसे ज़्यादा कौन? डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्राइन, व्हाट द मेन सेंस बिहाइंड इट? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। यही सोचकर तो आंसर दे रहे हैं। लिखिए। हो जाएगा तो बोलिएगा। बहुत लोग चुपचाप रहते हैं ना, पता ही नहीं चलता है कि कौन लोग लिखे नहीं लिखे। चलिए, इसको क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में इस कार्बन के चारों तरफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते हैं, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अराउंड द कार्बन?
टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, राइट। Yes, sir. तो यहाँ देखिएगा इस कार्बन को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। लुक्स लाइक इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, राइट। Yes, sir. ऐसा नहीं, ऐसे तो कोई बोलेगा ना सर इलेक्ट्रॉन तो रखा हुआ है आइडियली, तुमको लगेगा कि सर एक क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, एग्री। बट एक्चुअली में वहाँ देखिएगा तो इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है। फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इट इज 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, एग्री। Yes, sir. तो लिखिए फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। रीजन क्या है, Octet fulfill. 1 इलेक्ट्रॉन लिख लेना है, वो कितना इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट। अच्छा, कार्बोकैटायन ऑफ फ्री रेडिकल में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, Carbocation. क्यों, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है। नहीं सर, उसमें 6 है. तो सर पॉजिटिव चार्ज भी तो एक फैक्टर है ही, बट अगर इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस कार्बन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 2 यहाँ पे कार्बोकैटायन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, राइट। Yes, sir. ये बात लिख लीजिएगा। Yes, sir. और नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, कार्बोकैटायन आर मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, कार्बोकैटायंस आर मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू फ्री रेडिकल। चलिए अब एक इतना सीरियस पढ़ाई हो गया 10 मिनट, अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सही से आंसर बोलिएगा। लेट अस सपोज कोई बिल्कुल 5 स्टार होटल से खाना ना खा के निकल रहा है और तब उसको आप चाय या खाने का ऑफ़र दे रहे हैं, निमंत्रण, इनविटेशन, राइट। और कोई 2 दिन से भूखा है, उसको इनविटेशन दे रहे हैं, कौन आपके इनविटेशन को ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। वेरी गुड सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर, फिर से अब आप लोग थोड़ा देर के बाद बोर हो जाएगा, सर ये बात बहुत बार हो गया, हम लोग एकदम रट गए हैं। हाइपर कंडीशन कौन करता है, CH सिग्मा ऑफ sp3 कार्बन, और 4 के साथ ही करता है, मोटा मोटी नहीं, अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहवाग ज्वाइन किए हुए हैं, ओके। हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल का स्टेबलाइज करेगा या डीस्टेबलाइज करेगा, Stabilize करेगा, sir. तो भाई हाइपर कंजुगेशन है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, कॉमन सेंस की बात। हाइपर तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, और फ्री रेडिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन देने वाला बैठा हुआ है, राइट। इसका मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल को अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसका मतलब उसके ऑक्टेट को फुलफिल कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का ही हम लोग ज़्यादा बात करेंगे, तो कार्बन अपना क्या चाहेगा, ऑक्टेट को फुलफिल करना, राइट। Yes, sir. दैट्स वाई हाइपर कंजुगेशन ऑल्सो इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, एग्री। Yes, sir. हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं, सब लोग के लिए बात पूछा था, कुछ ही लोग के लिए यह बात हाँ रहेगा। चलिए तो हाइपर लिखिए एक लाइन, हाइपर कंजुगेशन ऑल्सो इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इसका मतलब दिस फ्री रेडिकल, यहाँ देखिएगा, दिस फ्री रेडिकल enjoying हाउ मेनी हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन एटम, 3. ये है 1 डिग्री R रेडिकल, नहीं। Yes, sir. व्हाट अबाउट दिस फ्री रेडिकल, दिस एक फ्री रेडिकल कितना हाइड्रोजन से मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 6। Yes, sir.
ये है 2 डिग्री आर रेडिकल, राइट। और ये 3 डिग्री आर रेडिकल। अब मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 1 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल एंड 3 डिग्री रेडिकल में स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का ऑर्डर क्या रहेगा और क्यों रहेगा? थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट, मतलब 3 डिग्री आर रेडिकल ग्रेटर देन 2 डिग्री आर रेडिकल ग्रेटर देन 1 डिग्री आर रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। व्हाट द मेन सेंस बिहाइंड इट? लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, राइट। हो गया? चलिए यहाँ देखिए, दिस कार्बोकैटायन, कितना डिग्री कार्बोकैटायन? इसमें और इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाई 6 हाइपर कंजुगेबल और दिस कार्बोकैटायन स्टेबल। सर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इम्पॉसिबल है, राइट। ये तो आप लोग को एक होता है ना चकमा देने के लिए दे दिया गया क्वेश्चन में कि सब लोग देखें अच्छा है, इट इज हैप्पीएस्ट मोमेंट 6 है, राइट। ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, राइट। यहाँ पे दिस कार्बोकैटायन ये तो एग्जिस्ट करेगा ना। दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाई हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? आप लोग लगता है आज बहुत क्लास कर लिए हैं। ये हाइपर में पार्टिसिपेट करेगा? कल ही पिछले क्लास में ही तो सिखाए थे, कितना प्यार से सिखा रहे थे कि देखिए स्टूडेंट ये हाइपर में जाएगा तो ये बन जाएगा sp2, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये 2016 में क्वेश्चन आया था, राइट, ईयर भी बता दिए थे। देन दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाई 3, हाउ, इतना ही उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? 2, राइट। तब हो गया ना। अच्छा, एक ऐसे ही एक जनरल बात, इम्पॉसिबल माइनस पॉसिबल। एक मिनट, मैं 2 डिफरेंस पूछ रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन। इम्पॉसिबल माइनस पॉसिबल का डिफरेंस और पॉसिबल माइनस पॉसिबल का डिफरेंस, कहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा? वेरी गुड सर। एक इम्पॉसिबल माइनस पॉसिबल, ऐसा क्वेश्चन आपको डिक्शन में मिलेगा, ठीक है। इसका लॉजिक यही रहेगा, दो अलग अलग सिस्टम मिलेगा, उसका स्टेबिलिटी का डिफरेंस पूछा जाएगा, राइट। समझ रहे मेरे बात को? तो उसमें वन ऑफ द सिचुएशन ये रहेगा, तो ये सिचुएशन क्या है, पॉसिबल का या इम्पॉसिबल का? तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पे क्लिक करिएगा, देन फाइन, नहीं तो मैं तो सॉल्व करूंगा ही, करेक्ट। तो जहाँ पे इम्पॉसिबल माइनस पॉसिबल का डिफरेंस और पॉसिबल माइनस पॉसिबल का डिफरेंस, तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल माइनस पॉसिबल का डिफरेंस बड़ा डिफरेंस रहेगा, राइट। चलिए अब एक नया बात, हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम? 3। हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम? बी में भी 3 हाइपर कंजुगेबल, ए में भी 3 हाइपर कंजुगेबल, राइट। और हाइपर कंजुगेशन क्या है सर? नो बॉन्ड रेजोनेंस, जस्ट लाइक रेजोनेंस का छोटा भाई, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दोनों में 3 हाइपर कंजुगेशन, राइट। तो मेरा क्वेश्चन है कि कहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है?
तो अभी तो जस्ट दिए थे ना 5 स्टार होटल वाला एक एग्जाम्पल, यस सर। वही यहाँ पे शूट कर रहा है। किसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज़्यादा है, किसको इलेक्ट्रॉन का भूख ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन कम चाहिए, राइट। दैट्स वाई जिसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए वो हाइपर कंजन के थ्रू ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। दैट्स वाई अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है ना, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट अब कन्फ्यूज कर जाएंगे जो सही से नहीं देखे हुए हैं, तो उनको तो लगेगा दोनों जगह 3 हाइपर कंजन, बट यहाँ पे साफ दिख रहा है दोनों का नंबर 3 ही है, बट कहाँ पे एग्जॉस्टिव वे में हाइपर कंजन होगा, कार्बोकेटाइन में होगा, राइट। इसका मतलब अमाउंट ऑफ हाइप या मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोसेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन ए में ज़्यादा रहेगा, बी में कम रहेगा, राइट। या इसको एक्सटेंट ऑफ हाइपर कंजन बोल देते हैं। एनीवे आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट, ए ग्रेटर देन बी। और दोनों में एक फैक्टर कॉमन रखा था, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल। तो अनकॉमन फैक्टर क्या था, ए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। इस क्वेश्चन का जो मैंने बोला ना उसका न्यूमेरिकल प्रूफ दिया हुआ है डीकेसी में क्वेश्चन बनाने के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, ओके। हाँ इस देखिए ये ज़्यादा एक्चुअल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि हाइब्रिड का हाइब्रिड के साथ, राइट। ऐसे भी अगर देखिएगा तो ऑब्वियसली इसका स्टेबिलिटी कम है, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, राइट। कार्बोकेटाइन आप फ्री रेडिकल में देखेंगे तो ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल से कम रहेगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, राइट। बट यहाँ पे उस क्वेश्चन को मैं साइड रख दिया, ऑब्वियसली इसका हाइब्रिड भी ये ज़्यादा स्टेबल है, ये सिस्टम ही फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है तो उसका हाइब्रिड भी तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। लेकिन मेरा यहाँ पे क्वेश्चन उससे अलग था, मेरा क्वेश्चन था कि अमाउंट ऑफ हाइपर कंजन कहाँ पे ज़्यादा होगा, ए प्रोसेस कहाँ पे ज़्यादा होगा, वो मेरा क्वेश्चन था। दोनों का स्टेबिलिटी नहीं कंपेयर कर रहा था वेदांत कि इसका में किसका ज़्यादा रहेगा। मैं यहाँ पे ये जो प्रोसेस जो हाइपर कंजन होने वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होने वाला है थ्रू हाइपर कंजन, वो ज़्यादा फ्लो इलेक्ट्रॉन का थ्रू हाइपर कंजन, इस इफेक्ट का ट्रांसफर हाइपर कंजन के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर ज़्यादा दिखेगा, ए में ज़्यादा दिखेगा, राइट। देखिए एक मिनट लेट मी फिनिश, जो जिनका क्वेश्चन है वो थोड़ा देर के बाद पूछिएगा। जनरली जब हम लोग कोई क्वेश्चन सेट करते हैं तो क्वेश्चन इस तरीके से सेट किया जाता है जिसका आप आंसर सही तरीके से दे सकते हैं। पहला बात तो कि अगर कोई पूछा है कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल में कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल रहेगा। कोई पूछे वजह, तो फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट है, राइट। और कार्बोकेटाइन में 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, तो किसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज़्यादा हो गया, तो कार्बोकेटाइन के पास 6 ही है ना, 2 उसको चाहिए, राइट। तो वहाँ से ही क्लियर हो गया कि कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल रहेगा, फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल रहेगा। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाएगा ऑर्डर निकालने के लिए, तो फ्री रेडिकल का कार्बोकेटाइन के साथ, कार्बोकेटाइन का कार्बोकेटाइन के साथ देगा, तो फ्री रेडिकल का फ्री रेडिकल के साथ देगा, ओके। हेलो, हाँ करीन, कल 11 बजे से बंद है क्या सब कुछ? चलिए मोटा मोटी मैं 1 मंथ तक जो भी पढ़ाना है मैं लेकर आ गया हूँ अपना ऑफिस से। अब थोड़ा तो ढील देगा ही, 1 आध घंटा सब्जी वगैरह खरीदने के लिए। ओके स्टूडेंट, कहाँ पे थे? हाँ अब एक और पॉइंट लिखिए, जस्ट लाइक रेजोनेंस
हाइपर कंजुगेशन ऑल्सो इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अब एक मिनट रुकना है। रेजोनेंस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी को डिक्रीज, रेजोनेंस का प्रोसेस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता था या इंक्रीज करता था? इंक्रीज करते हैं। बाय वे ऑफ व्हाट? बाय वे ऑफ व्हाट? बाय सर, बाय वे ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, ये सब इकोनॉमिक एनर्जी। बाय वे ऑफ, मेन तो थीम यही था ना, बाय वे ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, जिसका नाम था रेजोनेंस एनर्जी, राइट? ये सर। तो भाई वहाँ पे नाम था रेजोनेंस एनर्जी, तो यहाँ पे उसका छोटा भाई ही तो है, इसका नाम रहेगा नो बाउंड रेजोनेंस एनर्जी। एग्री? लिखिए, जस्ट लाइक रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन ऑल्सो इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बाय रिलीजिंग नो बॉन्ड। नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी, बाय रिलीजिंग नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी, करेक्ट? ये सर। हाँ बोलिए। हाँ वही बात मैंने यहाँ पे बोला। यस, नहीं वहाँ पे था क्या सवाल कि देखिए हर एक चीज़ का इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मैं यहाँ पे जब किसी चीज़ का कंपेयर करते हैं वहाँ पे जो था वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का नहीं था, वो कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल जो कि इंटरमीडिएट होता है। ओके, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं, करेक्ट? इसलिए जो मैंने अभी स्टेटमेंट लिखा कि जस्ट लाइक रेजोनेंस मॉलिक्यूल, तो ये है न्यूट्रल सिस्टम के लिए मैं बात बोल रहा हूँ। अब कार्बोकैटायन को और फ्री रेडिकल को दोनों को अगर एक साथ मिक्स कर दिया जाएगा और तब वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस को लेकर आएंगे, तो ठीक है हाइपर कंजुगेशन कार्बोकैटायन से ज़्यादा होगा, बट इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो दो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उसको एकदम कंपनसेट करके उससे आगे निकल जाएगा, करेक्ट? ये सर। इसलिए ये जो नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ था, बट यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट दिया वो कॉमन का कॉमन के साथ, मतलब का ये जो बात है कि हाइपर कंजुगेशन ऑल्सो इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल या पार्टिकल, उसमें था कॉमन। काटायन रहेगा तो काटायन के साथ कंपेयर करके बोलेंगे, रेडिकल रहेगा तो रेडिकल का बात करेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा तो न्यूट्रल के साथ, करेक्ट? ये सर। तो लिखिए मैंने क्या लिखे थे, हाई जस्ट लाइक रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन ऑल्सो इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बाय वे ऑफ रिलीजिंग नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी। और साइड में थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा एरो देख लिख लीजिए, दिस स्टेटमेंट फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, करेक्ट? ये सर। अब चलिए, हाई कौन सा प्रोसेस से रिलीज हो रहा है एनर्जी, उस प्रोसेस का नाम क्या? नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये सर। तो जो प्रोसेस से एनर्जी रिलीज हो रहा है वो अगर प्रोसेस ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, ये सर। करेक्ट? और तो प्रोसेस क्या है? हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे ज़्यादा होता है सर? जिसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा रहेगा। ये सर। इसका मतलब ले देकर कंक्लूजन इज दैट कि सर नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। एग्री? ये सर। लिखिए, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्ट लिख दें, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। ठीक है स्टूडेंट? ये सर। यहाँ देखिए, ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड डाई सब्स्टिट्यूटेड ट्राई टेट्रा क्या है सर? विदाउट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है, राइट? ये सर। एक कौन सा अल्किन है सर? दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, राइट? ये सर। एक कौन सा सब्स्टिट्यूटेड? भाई सब्स्टिट्यूटेड।
ट्राइस सब्स्टिट्यूटेड। एक बहुत फेमस रूल आगे पढ़ाऊंगा, ऐसे आप लोग सुने भी होंगे, सेटजेफ रूल, नाम सुने हैं? वेरी गुड। आपके 11th के एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ाया तो सब ऑलमोस्ट बहुत कुछ थे, ठीक है, बट वहाँ पे ऑर्गेनिक में वही चल रहा था कि मैं समझ रहा था, आप लोग भी समझ रहे थे, लेकिन लास्टली कुछ नहीं समझ रहे थे। चलिए अब सब कुछ सीक्वेंस वाइज जाएगा। एक क्या रहेगा? ट्राइस सब्स्टिट्यूटेड। एक क्या रहेगा? टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, राइट। चलिए इसमें हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? 0। इसमें हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? 3। इसमें हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? 6। इसमें हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? 9। इसमें 12। वेरी गुड। सबसे ज़्यादा नो बाउंड रेजोनेंस एनर्जी कहाँ रिलीज होगा? एफ में, अच्छा सॉरी, डी के बाद ये आता है। सबसे ज़्यादा कहाँ रिलीज होगा? ई में। चलिए तो यहाँ से क्या सीखे, मतलब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, राइट। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, शाबाश, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। एग्री? व्हाट इज द मेन सेंस? हाइपर कंजुगेशन। अभी लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा। एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे केमिकल बॉन्डिंग में, याद है? वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वहाँ पे पढ़ाए थे मोर ब्रांच अल्केन आर मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू लेस ब्रांच अल्केन, राइट। वहाँ पे क्या रीजन था? इंट्रा मॉलिक्यूलर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। अल्केन के लिए बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, आज से 1 महीना पहले, राइट। मोर ब्रांच अल्केन, if number of carbon atom is keeping constant, then more branch alkane are more stable with respect to less branch alkane. Main sense behind it, intramolecular van der Waals force of attraction. अल्कीन के लिए क्या वही बात बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं? सब जगह एक ही चीज़ चलेगा। अब रसगुल्ला खाने के लिए फॉर्क मिलता है, क्या उसको फॉर्क बोलते हैं ना, कांटे वाला चम्मच को, उससे चावल दाल तो नहीं खा सकते हैं, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग बात होगा। तो अल्केन के लिए था मोर ब्रांच अल्केन आर मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू, इसका मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन, मोर ब्रांच अल्केन, मोर स्टेबल। वहाँ पे था मेन सेंस इंट्रा मॉलिक्यूलर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ब्रांचिंग ज़्यादा होने से वो गुलदस्ता जैसा बन जाता है ना, सब एक दूसरे के साथ क्या होगा? इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। कौन सा था वहाँ पे अल्केन में? कौन सा वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? लास्ट वाला, जिसका नाम था लंडन फोर्स या डिस्पर्सिव फोर्स, राइट। इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। यहाँ पे ये बात याद रहेगा क्योंकि ये रिएक्शन में बहुत बार आएगा, खासकर सेटजेफ रूल में यही आएगा, राइट। लिखिए यहाँ से। तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम ए कर लेते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ई ग्रेटर डी ग्रेटर, राइट। सी ग्रेटर बी ग्रेटर ए। कोई पूछेगा बजा तो क्या बोलेगा? यहाँ पे 12 हाइपर कंजुगेबल है, यहाँ पे क्या है? 9 है, यहाँ पे क्या है? 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है ही नहीं, राइट। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल with respect to less substituted. Reason explain by yourself. एक्सप्लेन कर लीजिएगा क्यों मैंने ऐसा बात बोला। ठीक, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ 1 आध 2 लाइन लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो लो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे जो एनबीआरएस लिखे हैं वो क्या है? रिलीज वाला होगा एनबी
जो एनडी है वो तो रिलीज एनर्जी यस, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी वो रिलीज होता है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या एब्जॉर्ब होता है, रिलीज ही होता है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज मैं लिखा हूँ, अलजेब्रिक नहीं। यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का जो ऑर्डर दिए हैं स्टूडेंट, और निगेटिव रिलीज है, ये क्या है, रिलीज हो रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड का ऑर्डर दिया हूँ, राइट। ऐसा नहीं कि सर रिलीज हो रहा है तो निगेटिव वैल्यू तो -20 तो छोटा हो जाएगा -10 से, वो मुझे भी पता है। यहाँ पे निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि रिलीज हो रहा है, बट मैं इसका मैग्नीट्यूड का ऑर्डर दिया हूँ, राइट। लिख लीजिए, लिख लीजिए। हाँ बोलिए, तो क्या बोल रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन अल्काइन का भी होगा, अल्काइन का भी होगा। इथा हाँ हाँ, तो दूसरा ग्रुप भी रहेगा, इथाइल भी रह सकता है मिथाइल की जगह पे। देखिए एक्चुअल में आप मेन चीज़ों को पकड़िए। मेन कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगल काउंट करना है, राइट। तो ये जो बात मैंने बोला, ये क्या, ये बिल्कुल फिक्स कर दिया या केमिस्ट्री में कुछ फिक्स है क्या, या इन जनरल बात है? अब इसमें कहीं पे एक्सेप्शन हो सकता है ना, समटाइम्स हो सकता है कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हो और थोड़ा कम स्टेबल हो। अब हो सकता है कि कोई एक फैक्टर से कुछ चीज़ें स्टेबलाइज हो रहा है, राइट, और कोई दूसरा फैक्टर से बहुत बड़ा डीस्टेबिलिटी हो गया। अब कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है वो देखा जाएगा, बट ये बात इन जनरल है। इन जनरल मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू लेस सब्स्टिट्यूटेड, राइट। बट ये बिल्कुल क्या है, एकदम बिल्कुल ब्रह्मा का लकीर हो गया कि नहीं, ये फिक्स कर दिए, या इन जनरल? इस पर क्वेश्चन मिलेगा आपको डिस्कशन में, ठीक है। क्योंकि इतना तो फर्स्ट चैप्टर बना के पता चल गया होगा कि मेरा थ्योरी बिल्कुल उनके प्रॉब्लम के साथ पैरेलल चलता है, राइट। चलिए, हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? इतना सब्स्टिट्यूटेड। तो अभी मुझे इसमें इन दोनों का ए और बी में स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा सिर्फ ए और बी में नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर निकालना है, नॉट स्टेबिलिटी इसका। थोड़ा तो कन्फ्यूजन हुआ होगा, या डायरेक्ट आंसर दे दिए? थोड़ा ध्यान से देखिए शुभांकर, नहीं, दोनों सेम सब्स्टिट्यूटेड है और दोनों में सेम हाइपर कंजुगल है, राइट। दिस इज ऑल्सो डाइस सब्स्टिट्यूटेड, राइट, और बी इज ऑल्सो डाइस सब्स्टिट्यूटेड, एग्री। चार्ज का सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन कहाँ है? नहीं, सब लोग अपना अपना थॉट रख सकते हैं, उसमें कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए अब यहाँ पे जो हम लोग को टीचर सिखाए या जो मुझे ऐसा लगता है, तो एक्चुअल में दोनों का कॉमन बात था नंबर। पहले तो देखना है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगल, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगल मैंने सेम रख दिया, राइट। तो यहाँ पे एक अपोजिंग टेंडेंसी है कि ए हाइपर कंजुगल करेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, यहाँ पे करेगा तो इधर करेगा। तो सपोर्टिव टाइप का है या जस्ट अपोजिंग टेंडेंसी? बट यहाँ पे एक सपोर्टिव टेंडेंसी है, राइट। यहाँ पे उसको अपोज नहीं करा हाइपर कंजुगल होने में। दैट्स वाई इसमें करेक्ट आंसर है, देखा एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट कि ए ग्रेटर एंड बी नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर। और उसका रीजन बस आप डायग्राम से ही बस ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है।
हाँ 120 में रहेगा, लेकिन एक्चुअल में ध्यान रखिएगा हुआ क्या कि इसके वजह से इसके कारण पे आ रहा है, इसके वजह से इसके कारण पे आ रहा है, राइट। तो फिर भी 120 पे रहेगा, बट नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन ठीक है 120 पे ऐसे जाएगा, अरे एक इधर से आ रहा है, जैसे भी ऐसे आ रहा है या ऐसे आ रहा है, कर तो रहा है अपोज, बट यहाँ पे अपोजिंग नहीं, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट। एक्चुअली इसका रीज़न यही है, जो रीज़न है वही मैं आपको बताऊँगा, कुछ अलग है खुद से हट कर तो बताऊँगा नहीं। तो अगर मैं आप लोग को होता ना कि कभी कभी किसी को खुश करने के लिए बात बोल दिए, बट सब्जेक्ट में तो ऐसा नहीं चलेगा, जो करेक्ट रीजन है वही मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और कुछ ऐसा पॉइंट भी रहता है जहाँ पे टीचर भी हेल्पलेस है, उसको भी वही बताना पड़ता है जो एक्चुअली करेक्ट आंसर है, राइट। तो समझ में आ गया किसका रीजन क्या है। इसमें सपोर्टिंग टेंडेंसी, इसमें अपोजिंग टेंडेंसी। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन मेडिकल में आएगा, नीट में तो बन जाएगा। इन तीनों में नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर कितना हाइपर करंट इसमें है, दस ना, यहाँ का इसमें कितना 7, इसमें कितना। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी ग्रेटर देन ए, सॉरी बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, ऑर्डर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी। एग्री, सब लोग सुन पा रहे हैं स्टूडेंट। फर्स्ट दो चीज़ बड़ा अच्छा लगता है एज ए टीचर। पहला क्लास हर टीचर के लिए, चाहे कितना भी दिन से पढ़ा रहा हो, बड़ा एक्साइटमेंट वाला क्लास रहता है। लेकिन ऑफलाइन में जब हम लोग डेमो क्लास लेते थे ऑफलाइन का, आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले, तो फर्स्ट क्लास में बड़ा माहौल बनता था, क्योंकि बच्चे को इम्प्रेस करना है, कन्वर्ट करना है एडमिशन में। डेमो क्लास जो प्रोसेस है गुवाहाटी में जो चल रहा है, और हम लोग जैसे मैं एटलीस्ट एज ए कोचिंग ही चला रहा हूँ, सिंगल सब्जेक्ट तो है नहीं, तो सिंगल सब्जेक्ट रहता तो चलो वहाँ पे कोई डेमो का बात नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम तो टेंशन भी कम। ऑनलाइन में क्या बताएं, पहला दिन क्या कंडीशन होता है। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसा लग रहा था ना कि मतलब होता ना एक बगीचा, बाग बगीचा जहाँ पे पेड़ पौधा लगा हुआ, बीच में लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, नेचर का प्रॉपर नेचर का फील ले रहे हैं, और वहाँ पे बैठे हुए हैं क्लास कर रहे हैं। अब कुछ का देख रहे थे कि एकदम बिल्कुल होता है ना, डाइनिंग हॉल में, बीच हॉल में बैठे हुए हैं, टीवी भी बगल में चल रहा है, अपना डेमो ही तो है, उनको पता ही नहीं कि अनसोसिएशन फैक्टर क्या है। जैसे आप होता है ना, बाद में पता चलता है अच्छा ये तो इतना बड़ा चीज़ था, करेक्ट। तो बड़ा उनको 5 मिनट समझाया एकदम बहुत विनम्र होकर कि भाई ऐसा मत करना। जैसे क्लास लेते हैं हम लोग लेते हैं तो अपना रूम लॉक करके, दैट्स वाई कि आप लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं हो। क्योंकि मुझे अगर कोई 2 मिनट खटका गेट भी ऐसे नॉक करता है तो मैं यहाँ से प्रेशर में आ जाता हूँ। तो आप लोग स्टूडेंट को कैसे समझ लेते हो भाई कि एकदम टीवी भी देखते रहेंगे, पढ़ भी लेंगे, राइट। प्रॉपर डिसिप्लिन में भी क्लास। आप लोग 10th से जस्ट 10th का एग्जाम भी नहीं दिए, 10th से 11th में गए हैं, 10th का एग्जाम ही नहीं दिए अभी। उन लोगों के लिए तो पौ बार है, हालांकि कुछ लोग बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, तो अभी जस्ट धीरे धीरे उन लोग को ढालने में। तो वही होता है पहला दिन। नहीं देखिए, वीडियो ऑन एक्चुअली होना चाहिए, बट वो वीडियो ऑन वगैरह क्या है कि वो स्कूल वाला सिस्टम लगने लगता है कि भाई स्कूल में यही होता है ना, यूनिफॉर्म पहन के बैठना सामने, आप लोगों के साथ यही होता होगा। अच्छा अच्छा,
चलिए, तो फ्रीडम मिला हुआ है मेरी बच्ची को। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉपर सुबह 8 बजे वो सोकर में उठती है 7:45 में, 7:30 में, और 8 बजे से क्लास रहता है। अब प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन कर, सेंट मैरिज का एकदम यूनिफॉर्म पहन के, और 8 बजे से 8:05 होता है तो अटेंडेंस नहीं लगता है। और उसके बाद प्रॉपर एकदम हाथ ऐसे जोड़कर प्रॉपर डिसिप्लिन में पहले प्रेयर करना है, और सबका वीडियो ऑन रहेगा, ऑडियो म्यूट रहेगा, वीडियो ऑन रहेगा, और सबका नाम लेकर अटेंडेंस लगते रहता है। मतलब उसमें ही आधा घंटा चला गया एक क्लास अटेंडेंस लगने में। तो अभी केजी का स्टूडेंट है, क्या कीजिएगा, लोग तो बस चल रहा है। अब हम लोग क्लास ले रहे थे, इतना टाइम थोड़े रहेगा कि सबको 1 बाय 1 वीडियो से देखते रहेंगे। अच्छा, तुम टेबल पर नहीं बैठे हुए हो, नहीं लिख रहे हो, ओके, ऐसा तो करने में तो पूरा मेरा क्लास ही चला जाएगा। बोलिए, इन तीनों में एक और रुकिए स्ट्रक्चर। ओके, बोलिए ABC में नो बाउंड रीजनल सिनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा? ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, राइट? Yes, sir. सी में हाउ मेनी हाइपर कंजुगल? 3 3 6 2 8, राइट? सी में हाउ मेनी हाइपर कंजुगल? 8। बी में कितना हाइपर कंजुगल? फर्स्ट 5। ए में कितना हाइपर कंजुगल? 1। यही तो रहेगा सिर्फ। तो सबसे ज़्यादा किसमें? सी बी ए, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी, एग्री? यहाँ तक आइए, हो गया ना? Yes, sir. अब हेडिंग बनाइए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वर्सेस हाइपर कंजुगेशन, राइट? और हाइपर कंजुगेशन दूसरा नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ऐसा ही एक टॉपिक ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुके थे, याद है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वर्सेस रेजोनेंस। Yes, sir. तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और रेजोनेंस एनर्जी में क्या रिलेशन था? जहाँ तक मुझे याद है यूनिवर्सली था, राइट? Yes, sir. यस, बट इसमें कंडीशन क्या था? Number of hydrogen atom added चाहिए. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड। Yes, sir. अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड सेम है तब एक कॉन्सेप्ट लगाना था, नहीं? Yes, sir. प्रोवाइडेड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड शुड बी सेम। तो देखिए, अब यहाँ पे अब मुझे एफर्ट नहीं लगेगा। तो जस्ट लाइक हीट ऑफ हाइड्रोजन वर्सेज रेजोनेंस मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, उसी तरीके से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या सिमिलरली बोल सकते हैं स्टूडेंट? सिमिलरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बोलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस। समझ गए? Yes, sir. और एक जगह हम 1 मिनट रुकिएगा। आप लोग को रेजोनेंस एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करवा रहे थे कुछ प्रॉब्लम में, याद है? जिसमें -2.9 या -3.1 कुछ वैल्यू आया था, या जहाँ पे बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी मोटा मोटी
36 पॉइंट समथिंग कुछ आया था। तो वहाँ पे एक में डेटा दिया था, राइट। और डेटा में दिया था एक पाई बॉन्ड के लिए, कितना पाई बॉन्ड के लिए? 1 पाई बॉन्ड। उसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड का -30 था, राइट। मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का -30 था, जहाँ तक मुझे डेटा याद आ रहा है। डाई का था -28.4 समथिंग कुछ ऐसे ही था, या 28 कुछ ऐसे ही रहा होगा। और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का था -28 के आसपास। देखिए तो क्या था, -20। अच्छा, तो डाई तो तब डाई का रहा होगा -28। यस, तो मैं अब और वहाँ पे मैं बोला था कि देखिए सब में डबल बॉन्ड एक ही था, सब में डबल बॉन्ड एक था, सब में 2 ही हाइड्रोजन एटम ऐड होने वाला था, राइट। बट फिर भी मोनो में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा मिल रहा था, राइट। और डाई में उससे थोड़ा कम, और ट्राई में उससे भी थोड़ा कम, राइट। बहुत बड़ा गैप नहीं था। अब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा एक्चुअल में हुआ क्या था। यहाँ 1 मिनट रुकना है, बताया था कि जब हाइपोकेंशन पढ़ाते रहेंगे तो उस बात को मैं प्रूफ कर दूंगा। तो एक्चुअल मोनो सब्स्टिट्यूटेड में नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी, नो बॉन्ड हाइपर कंजन कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइपर कंजन कम रहेगा, राइट। और डाई सब्स्टिट्यूटेड में उससे थोड़ा ज़्यादा हाइपर कंजन होगा, और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में उससे भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो जब हाइपर कंजन का प्रोसेस ज़्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजन कम, यही है ना। तो दिस इज द प्रूफ, जो वहाँ पे लिखवाया था उसका प्रूफ यहाँ पे है, ओके। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे, हाँ बोलिए। यस, नंबर ऑफ, इसे तो मैंने पहले लिख दिया, वहाँ पे भी एरो देकर लिख दीजिए। जहाँ पे सेकंड सिमिलरली लिखा है ना, उसमें भी कंडीशन लिख दीजिए। एक कॉन्सेप्ट सेकंड वाला सिमिलरली में एक कॉन्सेप्ट लगाने से पहले क्या कंडीशन है? प्रोवाइडेड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एडेड शुड बी सेम। सबसे प्राइम फैक्टर क्या रहेगा? प्राइम फैक्टर रहेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड होना, राइट। क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम ऐड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, जिसमें 200 प्लस में 200 प्लस किलो जूल रिलीज होता है। और हाइपर कंजन रेजोनेंस से कितना फर्क पड़ेगा? 2 जूल का 10 जूल का, राइट। चलिए इसमें यहाँ देखिएगा, इसमें कितना हाइड्रोजन एटम ऐड होगा? जल्दी से बोलते रहिए, हाउ मेनी पाई बॉन्ड? इसमें 2 ना, इसमें कितना ऐड होगा? वन एटम ऐड होगा या 2 एटम ऐड होगा? एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ही ऐड होगा या 2 एटम ऐड होगा? इसका मतलब सब में कॉमन बात क्या है, और मुझे निकालना है ऑर्डर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। तो ए में, बी में, सी में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड डिफरेंट है या सेम है? सेम है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे? तो तब देखेंगे रेजोनेंस नहीं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, राइट। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वेरी गुड, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजन का मैग्नीट्यूड और नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली चलता है या इनवर्सली, जस्ट उल्टा। तो एक किसका ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, नहीं। यहाँ देखिए, ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजन में ये नहीं देखना है कि प्रोडक्ट सेम बन रहा है डिफरेंट, इससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड होने से, राइट। ए बी सी में हीट ऑफ हाइड्रोजन का ऑर्डर क्या रहेगा? फर्स्ट
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सब में कॉमन बात क्या, सब में सर दो दो हाइड्रोजन ऐड होगा, राइट, यस सर। एक ही पाई बॉन्ड है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? सब CBA, राइट। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, करेक्ट। हो गया ना? यस सर। अब लिखिए। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं, अब बर्निल अपोजिंग एंड सपोर्टिंग तब हम लोग अप्लाई करते हैं जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल सेम हो गया था, तब कुछ तो मुझे बोलना था, राइट। सबसे पहले अपोजिंग और सपोर्टिंग देखेंगे या नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल? यस, अगर वो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल सेम हो जाएगा तब वहाँ पे वो पॉइंट लगाना है, करेक्ट। वहाँ पे कन्फ्यूजन क्यों हो रहा था, क्योंकि दोनों में सेम था 6 and 6, राइट। इसका मतलब है कि अगर वो दोनों अपोजिंग और सपोर्टिंग वाला कॉन्सेप्ट और नंबर ऑफ हाइपर तो सबसे पहले आपको क्या अकाउंट में लेना है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल, एग्री। इसे वहाँ पे जो था अपोजिंग सपोर्टिंग में बहुत थोड़ा का डिफरेंस था, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए था क्योंकि 6-6 दोनों में था, बट उसमें जिसमें अपोजिट था उसमें थोड़ा कम हो गया, जिसमें सपोर्टिंग था थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था, करेक्ट। अब यहाँ लिखिए, हेडिंग बनाइएगा। हाइपर कंजुगेशन वर्सेस बॉन्ड लेंथ। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस हेडिंग, हाइपर कंजुगेशन का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। नॉट सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का, अभी चलेगा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन का लास्ट टॉपिक है, ओके। यहाँ देखिए, जहाँ पे मैं एरो से इंडिकेट कर रहा हूँ, सब लोग देख पा रहे हैं? उसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है। अगर अपने लाइफ से अगर हाइपर कंजुगेशन को माइनस कर देते हैं, अगर हाइपर कंजुगेशन नहीं जानते और रेजोनेंस यहाँ पे हो नहीं रहा है, राइट, और हाइपर कंजुगेशन जानते नहीं, तब सब में कंप्लीट बॉन्ड ऑर्डर 2 दिखता, यहाँ भी कंप्लीट बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ भी कंप्लीट बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ भी कंप्लीट बॉन्ड ऑर्डर 2, राइट। अब आप सोचिए, अब आप हाइपर कंजुगेशन जानते हैं, तो हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट अगर लगाते हैं तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ कहाँ पे रहेगा, वजह
तो हाइपर कंजुगेशन के वजह से यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड है या पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है? दिमाग में मैकेनिज्म दौड़ाइए। यस, तो सर तो यहाँ भी तो पार्शियल डबल बॉन्ड और यहाँ भी यहाँ पे तो कंप्लीट डबल बॉन्ड, इसमें तो कोई रेस ही नहीं है, राइट। बट क्वेश्चन ये है कि ये कितना बार सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे है, कितना बार सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ? 3 बार। ये कितना बार सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है ड्यू टू हाइपर? 6 बार, राइट। इसका मतलब है इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आ रहा है और इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम आ रहा है। इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा या यहाँ पे ज़्यादा रहेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड में कम टाइम कन्वर्ट हुआ, राइट। और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, आप लोग समझ पा रहे हैं मैं कैसे समझाया? इसमें ऐसा ही देखना पड़ेगा, बिल्कुल काउंट करना पड़ेगा कि वो जो डबल बॉन्ड है वो हाइपर कंजंक्शन की वजह से कितना बार सिंगल बॉन्ड में जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे कितना टाइम सिंगल बॉन्ड में जा रहा है? 6 बार। यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा है। दैट्स वाई ABC में डबल बॉन्ड का या बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताइए। पहले बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर का जस्ट उल्टा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बोल देंगे। A ग्रेटर B ग्रेटर C, जिसका इंडिकेटेड है उसका बॉन्ड ऑर्डर का ये ऑर्डर हो गया। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा? ये रहेगा। और जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर रहेगा वही तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। हो गया। इस पे कम से कम 10 क्वेश्चन रहेगा आपको डिक्शन में जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। एक और एग्जांपल लीजिए, यहाँ देखिएगा। जिसको मैंने इंडिकेट किया उसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा? वजह सर ये जो डबल बॉन्ड है वो 10 टाइम कितना बार सिंगल बॉन्ड में आया है? क्योंकि 10 हाइड्रोजन के साथ हाइपर का जुड़े हैं तो इसका टोटल रिजोनेटिंग नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 11 बना है। एक तो ओरिजिनल खुद ही है, तो ये 10 बार डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में आया है। ये कितना बार डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में आया होगा ड्यू टू हाइपर? 7 टाइम्स। और ये कितना बार? 4 टाइम्स। तो कौन सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा बार जा रहा है? C में, राइट। इसका मतलब यहाँ पे सबसे कम डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। एग्री? तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? C ग्रेटर B ग्रेटर ये हो जाएगा। किसका ऑर्डर? बॉन्ड लेंथ का, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। हटाए। यहाँ पे हाइपरकंजन होगा। तो हाइपर कंजन की वजह से ये यहाँ जाएगा, ये किसमें, यहाँ पे किसमें कन्वर्ट होगा? सिंगल बॉन्ड में ना, उस RS में सिंगल बॉन्ड में। फिर इसका यहाँ पे 3 हाइड्रोजन करेगा, यहाँ का जब हाइड्रोजन करेगा तब भी तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से ये इन दोनों कार्बन के बीच में कितना बार डबल बॉन्ड रहा, कितना बार सिंगल बॉन्ड? सर 1 बार डबल बॉन्ड और 10 बार सिंगल बॉन्ड, राइट। 1 बार डबल बॉन्ड और 10 बार। इसमें तो हम लोग वो वाला बॉन्ड ऑर्डर एडजेक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बाय रेजोनेंस एडजेक्ट तभी बता सकते हैं जब ऑल RS आर इक्वल इन स्टेबिलिटी, 100% इक्विवेलेंट रहेगा, राइट। बट गेस तो कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसमें कितना बार डबल बॉन्ड? 7 कितना RS है? 8 ना। 8 में से 1 बार डबल बॉन्ड है, 7 टाइम्स क्या है? सिंगल बॉन्ड। उसमें 1 बार डबल बॉन्ड 10 टाइम्स सिंगल बॉन्ड, राइट। इसमें 1 बार डबल बॉन्ड 4 ही बार सिंगल बॉन्ड, राइट।
तो अप्लाई योर कॉमन सेंस। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर कहाँ पर रहने वाला है? रेशियो देख लीजिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में रहने का। 4 इस यहाँ पे कितना 1:4, यहाँ पे 1:7, यहाँ पे 1:10, राइट? आप लोग से ही पूछ रहे हैं। तो आप लोग तो एक्सरसाइज रेजोनेंस का 1 से 183 तक तो सॉल्व कर ही लिए होंगे। देखिए देखिए तो दिखाई पड़ रहा है। चैप्टर कितना है? चैप्टर 3 में 4 अलग अलग चैप्टर है, बहुत सारा टॉपिक है इसमें, ठीक है? एक ही चैप्टर बनाया गया है, उसमें बहुत सारा टॉपिक है। तो चैप्टर 3, चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 2 आइसोमेरिज्म का है। तो उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं स्ट्रक्चरल वाला पार्ट का, राइट? टॉटोमिज्म वाला पार्ट नहीं, लेकिन स्ट्रक्चरल में हम लोग कहीं तक बना चुके हैं ऑलरेडी। चैप्टर 3 ये बढ़िया से बनाइएगा। जहाँ पे डिकेशन सॉल्व कर रहे हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ से कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10, यस। इसमें कुछ क्वेश्चन, यहाँ ध्यान सुन लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन जिसमें हीट ऑफ कंबसन आएगा। क्या आएगा? जिस क्वेश्चन में हीट ऑफ कंबसन रहेगा उसको अभी नहीं बनाना है, वो अभी नहीं पढ़ाया हूँ। हीट ऑफ कंबसन या आइसोमेरिज्म के लास्ट क्लास में पढ़ाऊँगा, ओके? तो उसमें 4-5 क्वेश्चन जो भी रहेगा, 10 क्वेश्चन हीट ऑफ कंबसन पे, उसको छोड़कर बाकी सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बनता नहीं बनता है उसको सर्कल कर दीजिएगा। उसमें जितना भी पढ़ाया हूँ उसमें ये सारा को ऑलमोस्ट क्वेश्चन हाइपर पे है, उसमें 80% आपसे बन जाएगा, 20% क्वेश्चन नहीं बनेगा, मुझे पता है पहले से। कुछ क्वेश्चन होता है थोड़ा हट कर कुछ बात होता है, कॉन्सेप्ट होता है, तो वो क्वेश्चन मेरे लिए रहेगा, ओके स्टूडेंट? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। हेडिंग बना के छोड़ दीजिए। आज का इतना ही।